फर्स्ट तो आपने देख लिया, तो आज से समझने में कोई इशू नहीं आएगा। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट व्हाट, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। पेज नंबर 1.9 पे बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सब कुछ यहीं पे आप अपने प्रोजेक्टर स्क्रीन पे ध्यान लगा सकते हो पहले, ठीक है। बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट क्या लिखा है, रेफर्स टू द क्लोज लूप आइटरेटिव मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस ओवर देयर कंप्लीट लाइफ साइकिल। सर नहीं क्लियर हो रहा है क्या लिखा है, इसलिए ही तो आईटी टफी, तो इसलिए लैंग्वेज का इशू है सबसे बड़ा। कल हम लोगों ने जब बिजनेस प्रोसेस की डेफिनेशन पढ़ी थी तब भी ये इशू आ रहा था, ठीक है, और मैंने उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश की थी, अभी फिर से करूंगा, ठीक है। अच्छा, और क्या लिखा है, इन सिंपल टर्म्स बीपीएम इज अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस विद द ऑर्गेनाइजेशन बीइंग द प्राइमरी फोकस। पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान देता है बिजनेस प्रोसेस, ये तो बिल्कुल ठीक बात बोली। फंक्शन की बात करता था तो वो अपने डिपार्टमेंट में ध्यान देता था, ऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान नहीं देता था, लेकिन जैसे ही प्रोसेस की बात की ऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान हो गया, ये तो बात क्लियर है, ठीक है। It is the methodology used by enterprises to improve end-to-end business processes in various stages and aim to grow revenues quickly while controlling resource cost। मतलब वो बोल रहा है कि इस तरह से मैनेज करो कि आना चालू हो रेवेन्यू और ज्यादा कॉस्ट भी ना बढ़े, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट क्लियर है हमको कि प्रोसेस ही चाहिए हमें, ठीक है। फंक्शनल के ऊपर क्या प्रोसेस है, प्रोसेस इज सुपीरियर टू फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है, रेफर्स टू द क्लोज्ड लूप। अच्छा, कोई भी प्रोसेस जो होता है वो खत्म हो जाता है ना कहीं जाके, तो और फिर वो वापस वैसे ही होते रहते हैं। तो क्लोज लूप एंड आइटरेटिव, आइटरेटिव मतलब क्या, रिपीटेटिव नेचर, ठीक है, रिपीटेटिव नेचर। आइटरेटिव मैनेजमेंट मतलब देखो, आइटरेटिव का मतलब होता है रिपीट करना, लेकिन नई नई सोच के साथ रिपीट करना, मतलब ट्राइंग न्यू ऑल्टरनेटिव्स, ट्राइंग न्यू ऑल्टरनेटिव्स इज आइटरेटिव मैनेजमेंट। आइटरेशन का मतलब क्या होता है, एक और ऑल्टरनेट निकालना, ठीक है। तो प्रोसेस में भी क्या होता है, हम लोग ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस के बारे में सोचते ही रहते हैं। क्लियर हुई बात? अच्छा, हमारे लिए ऑल्दो ये डेफिनेशन बिल्कुल भी नहीं है, तो इसको आप कॉन्सेप्ट को क्रॉस भी लगाएंगे। समझा दिया मैंने, रीजन भी कॉन्सेप्ट था, ठीक है, लेकिन उसके बाद एग्जाम में नहीं आएगा, तो एग्जाम में क्या पढ़ना है वो भी नेसेसरी है समझना। अच्छा, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, बीपीएम की डेफिनेशन, ठीक है, बहुत बार आई है एग्जाम में, बीपीए की डेफिनेशन भी बहुत बार आई है, करेक्ट, ठीक है। बीपीएम में क्या लिखा, बीपीएम में बी डिफाइंड एज द अचीवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव्स। अचीव क्या करना है हमको, कीवर्ड्स पे ध्यान देंगे बस, डेफिनेशन अपना आप क्रिएट होगा। ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव्स थ्रू द इंप्रूवमेंट, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ एसेंशियल बिजनेस प्रोसेसेस। क्या चीज, इंप्रूवमेंट, अच्छा, इंप्रूवमेंट, मैनेजमेंट, कंट्रोल, ठीक है। अच्छा देखो, अगर मैं बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं तो मैं मैनेजमेंट कहां लगाना चाह रहा हूं, बिजनेस प्रोसेस में, क्लियर है। तो जब मैं बिजनेस प्रोसेस को मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूं तो आई एम नेसेसरली टॉकिंग अबाउट व्हाट, बिजनेस। और बिजनेस में अगर कोई प्रोसेस लगाने की कोशिश कर रहा हूं तो क्यों, आई वांट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। और प्रोसेस मैनेजमेंट की बात हो रही है तो मैनेज क्या करोगे, प्रोसेस को। सो थ्रू व्हाट, इंप्रूवमेंट, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ व्हाट, एसेंशियल बिजनेस प्रोसेसेस। बिजनेस प्रोसेस क्लियर है आपको क्या होते हैं, ठीक है। तो ये चीज, तीन चीजों की बात है, केवल आपको ये याद रखना है, क्या, 3 वर्ड। अचीव क्या करना चाहते हो, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। कोई भी बिजनेस प्रोसेस अचीव क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट क्या कर रहे हो, इंप्रूवमेंट, मैनेजमेंट, कंट्रोल ऑफ एसेंशियल बिजनेस प्रोसेसेस। अब वर्ड क्या आ गया, एसेंशियल, ये खास बात है, एसेंशियल बिजनेस प्रोसेस ओनली। इसका मतलब क्या हम कोई सा भी प्रोसेस सोच के, ठीक है, उसको मैनेज करना स्टार्ट करें, नो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं जब यहाँ पे आया तो मैंने लाइट भी ऑन किया, पंखा भी ऑन किया और ये प्रोजेक्टर वगैरह भी ऑन किया और क्लास रिकॉर्ड करने पे स्टार्ट भी किया। अब इसका और भी बेहतर प्रोसेस हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है। आप लोग बोलो कि सर आपका स्टेप्स का मूवमेंट मिनिमम हो सकता है। जैसे मैं पहले मान लो यहाँ आया, पहले एसी यहाँ पे ऑन किया, फिर इधर घूमा, फिर इधर देखा अच्छा प्रोजेक्टर नहीं हुआ, वापस आया प्रोजेक्टर ऑन किया, फिर उधर गया, फिर उधर जाके पंखा ऑन किया, फिर मैं सोचा वापस आया, फिर मैं सोचा अच्छा लाइट करना भूल गया, लाइट ऑन कर ली, ठीक है। तो मैंने अभी क्या किया, डेफिशिएंसी शो किया अपने काम में, करेक्ट। अगर मान लो मैं ऐसा करता हूँ तो, राइट। लेकिन इससे फर्क पड़ता है क्या कुछ, नो, इससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? अगर आप इसका मुझे एक बहुत अच्छा ऑर्डर भी बता
बता दो और उससे मेरे को टाइम सेविंग भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। या उससे मेरी एफिशिएंसी भी हो जाए, मेरे को चलना कम पड़ जाए, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो। तो मतलब दिस काइंड ऑफ अ प्रोसेस इज नॉट एसेंशियल फॉर माय बिजनेस, करेक्ट। लेकिन अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ और अगर मुझे इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, कभी लाइट जा रही है, कभी क्या जा रहा है, कभी क्या हो रहा है, तो उस प्रोसेस को तो मैनेज करना पड़ेगा मुझे। यस। अगर मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ और डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो उस प्रोसेस को तो मैनेज करना पड़ेगा। यस, करना पड़ेगा। मतलब इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल प्रोसेसेस आर नॉट एसेंशियल, सबसे पहली बात तो आपको कोर प्रोसेस ढूंढने पड़ते हैं, ठीक है, सबसे पहली बात। तो यहाँ पे एनालिसिस है, सही बात है ना, जहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है, ढूंढना है, वहाँ पे क्या है? एनालिसिस है, ठीक है। सो व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट बीपीएम, बीपीएम में क्या लिखा है? द अचीवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव्स। तो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव थ्रू व्हाट? इंप्रूवमेंट, मैनेजमेंट, कंट्रोल। बहुत सिंपल टर्म्स है। ऑफ व्हाट? एसेंशियल बिजनेस प्रोसेसेस। सिंपल हो गया डेफिनेशन एकदम, ठीक है। मतलब रटने का तो कोई सीन ही नहीं है, बात किसका करेगा? बिजनेस प्रोसेस है तो, ठीक है, बिजनेस प्रोसेस के बारे में ही करेगा। मैनेजमेंट मतलब उसी का मैनेजमेंट, ठीक है, इतना तो बोलना ही है, एसेंशियल बिजनेस प्रोसेस को मैनेज करना है, ये तो बोलना ही है। और साथ साथ में क्या? इंप्रूवमेंट, कंट्रोल भी बोल दिया, दो वर्ड और जोड़ लिए, मैनेजमेंट, इंप्रूवमेंट एंड कंट्रोल ऑफ एसेंशियल बिजनेस प्रोसेस। और ये करेंगे क्या? क्यों कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, दैट्स इट। इतना सा डेफिनेशन है, ठीक है, और बिल्कुल लॉजिकल है। एसेंशियल क्यों बोला? ये वर्ड पे मेरे को डिस्कशन करना था, बिकॉज नॉट एवरी प्रोसेस, ठीक है, इन दी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मैनेज्ड। कुछ चीजें जैसे चल रही है चलने दो यार, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। जैसे मान लो आप लोग ये मॉल वॉल में भी तो जाते हैं, तो एक जयपुर में बड़ा फेमस मॉल है वर्ल्ड ट्रेड पार्क, तो सब लोग गए होंगे, ठीक है। वहाँ पे ना बाहर एक गार्ड खड़ा रहता है बच्चों, ठीक है, जो आपकी गाड़ी घुसने से पहले आपको एक स्लिप निकाल के देता है, करेक्ट बात है, ठीक है। अब आप वो देख के आपको कभी कभी लगता भी होगा कि यार इस गार्ड की जरूरत क्या है, क्योंकि बटन तो वो एक प्रेस करता है, उससे वो ऊपर का शटर खुलता है, ठीक है, और हम चले जाते हैं, राइट, ठीक है। तो क्यों ना इसमें ऑटोमेशन लाई जाए, उसमें ऑटोमेशन लाना आसान है ना, ठीक है। मतलब क्यों ना कोई सेंसर लगा दिया जाए, या क्यों ना कुछ ऐसा सोचा जाए जहाँ से ये ऑटोमेटिक मैनेज हो जाए, हमें इस गार्ड की जरूरत ना पड़े, ठीक है। लेकिन वो भी उन्होंने प्रोसेस के बारे में सोचा ही नहीं, उनके लिए वो कोर बिजनेस प्रोसेस नहीं रहा होगा। जबकि आप शुरुआत के एंट्री गेट देखते हो तो वो क्या इलेक्ट्रिक है। अगर आपको मॉल में फ्रंट गेट एंट्री लेनी है तो इलेक्ट्रॉनिक कांच वाले गेट है ना, यस है या नहीं है या नहीं है। तो उनको मैनेज करने की वो इच्छा थी, उन्होंने वो मैनेज किया। सब कुछ तो मैनेज नहीं करता ना हर कोई। पार्किंग कहाँ पे करनी है इसकी मैनेजमेंट है क्या? एक हद तक ही है। ऑटोमेटेड मैनेजमेंट है क्या? नहीं है। ऑटोमेटिक है क्या? मतलब जैसे ही आपने एंट्री मारी आपको मैप दे दिया उसने कि साहब आपको बताओ, मैं आपको ये यहाँ पे बता रही है, ये स्क्रीन बता रही है ना, यहाँ पे है जगह। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, यहाँ आपको पार्क करना है, आपको 14 नंबर स्लॉट एलोकेट कर दिया गया, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब देखो दो चीजें हैं। सबसे पहले प्रोसेस, प्रोसेस में भी सारे प्रोसेस को मैनेज नहीं करते, ठीक है। तो प्रोसेस में से कुछ ही प्रोसेस पे क्या लगेगा? बीपीएम। और बीपीएम करते करते ही कुछ ही प्रोसेस पे क्या लगेगा? बीपीएम। मतलब यू माइट मैनेज सम प्रोसेस बट यू स्टिल मे नॉट वांट ऑटोमेशन, करेक्ट बात है ना। मैनेज करते करते भी ऐसा हो सकता है कि आप ऑटोमेशन पे ना जाओ। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं, मैं सारे मैनेज नहीं करूंगा। बहुत सारे प्रोसेस मैनेज कर रहा हूं लेकिन सारे ऑटोमेट नहीं करूंगा, ठीक है। कुछ चीजें केवल बोलने की मात्रा से चल सकती है, कुछ चीजें फिजिकल स्टाफ लगा के चल सकती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे, ठीक है, बहुत सारे वर्कर्स की फैक्ट्री में 600 वर्कर्स है, ठीक है। अब आप ये भी समझते हैं कि इनका कम्युनिकेशन अगर किसी चैट सिस्टम से करा देता तो इंटीग्रेशन तो क्या जोरदार होगा, मतलब रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ये अनपढ़ हो तो मैं इस प्रोसेस को क्या करूंगा? सिर्फ मैनेज करूंगा, ऑटोमेट तो कर ही नहीं पाऊंगा। मैं बोलूंगा नोटिस बोर्ड लगा, मिल जाएगा, आप लोग यहाँ से पढ़ लेना, उसमें लिखा रहेगा हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, कि क्या करना है क्या नहीं करना। रादर देन आई कैन नॉट एक्सपेक्ट देम टू लर्न कंप्यूटर्स, लर्न इंटरनेट एंड देन वर्क ऑन दो सिस्टम्स। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ठीक है, क्योंकि वर्कर लोग है, ठीक है, लेबर स्टाफ है, नहीं आएगा ना इसको। तो चाहते हुए भी बीपीए लग सकते हैं क्या? नहीं। तो यहाँ पे केवल क्या करोगे? प्रोसेस को मैनेज करके छोड़ दोगे। मतलब यू हैव टू डिसाइड। ऑर्गेनाइजेशन में आपको चैप्टर क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि आप एडवाइस करोगे कि भाई साहब ये प्रोसेस को ऑटोमेट क्यों किया, या ये प्रोसेस को मैनेज क्यों कर रहे हो, या इस प्रोसेस में दिमाग क्यों लगा रहे हो, तो फालतू है, कोर बिजनेस है ही नहीं। सही बात है ना। जैसे किसी हॉस्पिटल का कोर प्रोसेस क्या है? पेशेंट सर्विस, तो उसको उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर वो आलतू फालतू चीजों पे ध्यान दे रहा है कि लुक अच्छा आ रहा है या नहीं आ रहा, उसमें ऑटोमेशन हो जाए, ठीक है, तो वो बेकार है ना। यस और नो? यस और नो? करेक्ट ही बात,
अच्छा क्लियर हो? अभी देखना है इसमें क्या लिखा है। ऑल द की टर्म्स ऑफ द डेफिनेशन आर एक्सप्लेन्ड बिलो, और जहाँ पे एक्सप्लेन किया वहाँ पे आप लिखना जस्ट रीड, ठीक है? मतलब इसको एक ही बार आपको पढ़ना है और एग्जाम में ये पूछा जनरली नहीं जाएगा, लेकिन एक बार जरूर पढ़ना है, ठीक है? एक बार पढ़ोगे तो आपको एक छोटा सा डाउट आएगा, इसलिए घर से पढ़ना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ोगे नहीं, पढ़ोगे और एक डाउट निकलेगा और वो पूछोगे, मुझे पता है एक डाउट आएगा, खुद से पढ़ेंगे तो। अच्छा, अभी जो डेफिनेशन है वो क्लियर है? हाँ, क्या लिखा है? द अचीवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव्स थ्रू द इंप्रूवमेंट, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ एसेंशियल बिजनेस प्रोसेसेस। ऑल द की टर्म्स ऑफ द डेफिनेशन आर एक्सप्लेन्ड बिलो। ये जो की टर्म समझाई गई है, देखो अचीवमेंट का मतलब क्या होता होगा? स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करना रहता होगा, राइट? ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट ऑफ व्हाट? ऑर्गेनाइजेशन क्या? जो मेरा पूरा एंटरप्राइज, ठीक है? और ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या? मेरे स्ट्रैटेजिक गोल, ठीक है? उसके बाद इंप्रूवमेंट, प्रोसेस पे इंप्रूवमेंट, मैनेजमेंट, प्रोसेस का भी, लोगों का भी, ठीक है? कंट्रोल, तो सिंपल हो गया। एसेंशियल बिजनेस प्रोसेस भी क्लियर है। बिजनेस प्रोसेस तो ऑलरेडी जानते हो। एसेंशियल मतलब क्या? जो जरूरी है वो ही, सारे प्रोसेस नहीं करने ऑटोमेट, ठीक है? समझ में आई बात? पक्का पक्का? अच्छा, एक कुछ खास लाइन लिखे बेटा यहाँ पे देखना, ये पक्का पक्का अंडरलाइन करना। द बेसिस ऑफ बीपीएम, द बेसिस ऑफ बीपीएम इज द एक्सप्लिसिट, ये क्या है? नंबर 1 इज द एक्सप्लिसिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस विद देयर एक्टिविटीज, ये क्या हो गया? नंबर 1। एंड के बाद नंबर 2, द एग्जीक्यूशन कॉन्स्ट्रेंट्स बिटवीन देम। द बेसिस ऑफ बीपीएम is what? Is the explicit representation of business processes with their activities and the execution constraints between them. वहां पे क्वेश्चन भी लिखना, what are the two bases of BPM, ठीक है? और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन कहां पे आता है बच्चों? कंपल्सरी क्वेश्चन है। ये 2 5 10, आईटी का कंपल्सरी क्वेश्चन कितना होता है? 10 नंबर का। 10 नंबर का क्वेश्चन मतलब कंपल्सरी, और कंपल्सरी मतलब क्या? ट्रिकी, ठीक है? पूछना क्या चाहता है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन की भाषा समझते हैं। व्हाट आर द 2 बेसिस ऑफ बीपीएम, मतलब अगर मेरे को बीपीएम करना हो तो बीपीएम लगाने से पहले मुझे बेस क्या चेक करना चाहिए, ठीक है? मतलब क्यों लगाना चाहता हूँ बीपीएम, या जरूरत है भी या नहीं है बीपीएम की। तो उसने बोला सबसे पहले आप चीज ये चेक करना, एक्सप्लिसिटली रिप्रेजेंट करना क्या? बिजनेस प्रोसेस को विद अदर एक्टिविटीज। मतलब आप देखना कि मैं जो भी प्रोसेस के अंदर मैनेजमेंट करना चाहता हूँ उसका बाकी सारी एक्टिविटी से क्या लिंक है, क्योंकि पता चला कि मैंने एक चीज मैनेज करना स्टार्ट की, उस वजह से दूसरी कोई चीज खराब हो गई और वो पहले सही चल रहा था। कभी कभी होता है ना ऐसा, ठीक है? कभी कभी होता है ना ऐसा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो, जैसे मैंने ये डिवाइस है मेरे पास, ठीक है? ये रिकॉर्डिंग डिवाइस मैंने मान लो 3 साल पहले खरीदा था और इसने बोला कैन सपोर्ट विंडोज 8। अब अचानक मैं तो प्रोसेस अच्छा करने के चक्कर में इसको विंडोज 10 पे ले जाऊं मेरे पीसी को, लेकिन उसकी वजह से ये चलना तो बंद हो जाएगा ना। तो अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? हर्ट ऑल्दो आई वांटेड टू। तो आपको बाकी सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे ही होता है, कोई चीज अच्छी करने जाते हैं तो उसकी वजह से कोई चीज खराब भी होती है, राइट? जब मैं ऐसा बोलता हूँ कि इन्वेंट्री हम ज्यादा रखेंगे तो मार्केटिंग और सेल्स वालों का काम तो आसान हो जाता है और कस्टमर डिलीवरी क्योंकि फास्ट होती है, राइट? तो मार्केटिंग सेल्स वालों के ऊपर बोझ नहीं आता ना कि यार तुमने तो डिलीवरी नहीं किया। आज अगर मान लो आप एक गाड़ी ऑर्डर करते हो, एक स्कूटर ऑर्डर करते हो, तो चाहते हो ना जल्दी जल्दी घर में है, ठीक है? और नहीं आता तो दुख होता है ना कि क्या है कि 2-2 महीने 2-2 ढाई महीने लग गए यार, गाड़ी नहीं है, कब से बुक कराई थी, ठीक है? तो क्योंकि उनके पास स्टॉक की कमी है इसलिए ऐसा हो रहा है ना। आया ना, आपकी गाड़ी तो रीअसेंबल हो रही है, बात तो यही है, स्टॉक की कमी है इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर मान लो ये कमी ना हो तो स्टॉक ज्यादा होगा। तो अगर एक डिपार्टमेंट का स्टॉक बढ़ रहा है तो किसी और डिपार्टमेंट को उसका स्टोरेज कॉस्ट भी तो भरना पड़ रहा है। यस, तो उसने बोला एक्सप्लिसिटली पहले पूरे प्रोसेस को रिप्रेजेंट करो। इसी वजह से आप लोग क्या पढ़ते हो? फ्लो चार्ट। इसी वजह से क्या पढ़ते हो? डेटा फ्लो डायग्राम। इसी वजह से क्यों पढ़ोगे? क्या पढ़ने वाले हो? ईआर डायग्राम्स, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। क्यों पढ़ना पड़ेगा ये? क्योंकि वो बताता है कि प्रोसेस दिखेगा कैसा सॉफ्टवेयर पे लेके आओगे तो, और उसी से आपको पता चलेगा कि अच्छा यहाँ पे मेरे को ये चीज नहीं कर सकता, मैं ये चीज कर सकता हूँ, ये चीज नहीं कर सकता, यहाँ पे डिस्काउंट देना है तो यहाँ पे नहीं देना। ऐसी ऐसी चीजें सीखोगे ना, तो प्रोसेस को ऑटोमेट ही तो कर रहे हो, प्रोसेस को ऑटोमेट ही तो कर रहा है वो सॉफ्टवेयर। यस और नो? तो बीपीए के कुछ टूल्स ही तो है वो भी तो लगाने के। यस, लगता है नहीं लगता आपको? चैप्टर का रिलेशन है ना इसका मतलब, एक एक बात जो चल रही है उसके पीछे, मतलब ऐसे बिना लॉजिक हवा तुक्के में नहीं लिखा आईसीआई ने कुछ भी, ठीक है? यहाँ पे क्या लिख रहा है देखना, एक्सप्लिसिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस विद देयर एक्टिविटीज। मतलब एक का असर दूसरे पे जरूर पड़ेगा। तो एक्सप्लिसिटली रिप्रेजेंट करना मतलब क्या? या तो डायग्राम से समझाओ या कैसे भी समझाओ। डेटा फ्लो डायग्राम आपको समझाता है ना पूरा पूरा डायग्राम से, एंटिटी रिलेशनशिप की
एंटिटी इस एंटिटी पे इस तरह से आधारित है। वो पता लगने से फायदा क्या होता है? वो पता लगने से आपको मालूम होता है कि अच्छा बेटा यहाँ से अगर कुछ छेड़ूंगा ना तो इसको भी फर्क पड़ेगा। ऐसे ही प्रोसेस में भी अगर इस प्रोसेस में कुछ कर दूंगा ना तो इधर भी फर्क पड़ेगा। दैट इज वाई यू नीड टू लिस्ट एवरीथिंग टुगेदर। उसके बाद चेक करोगे ना, तो पहले उसने बोला ढंग से, कोई भी जब भी बीपीएम लगाने से पहले सबसे पहले बेस क्या बनाओगे? पहले तो सबसे पहले एक्टिविटीज को क्या कर दो? रिप्रेजेंट कर दो प्रॉपर तरीके से। सेकेंडली क्या? एग्जीक्यूशन कॉन्स्ट्रेंट्स बिटवीन देम। ठीक है सर, समझ में प्रैक्टिकली समझाओ ना थोड़ा। ठीक है, एग्जीक्यूशन कॉन्स्ट्रेंट। अच्छा, एग्जीक्यूशन कॉन्स्ट्रेंट क्या होता है? लिमिटेशन। कॉन्स्ट्रेंट मीन्स व्हाट? सम लिमिटेशन। ठीक है, चलो क्लियर करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक प्रोजेक्ट मिला, ठीक है, और मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है। किसका काम है मेरा? कंस्ट्रक्शन का। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर मेरे पास एक प्रोजेक्ट है वेयर आई नीड टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग। ठीक है, अब पेंटर भी लाऊंगा, पेंटर भी तो चाहिए, पेंट करने वाला, टाइल्स बिछाने वाला भी चाहिए। ठीक है, टाइल्स, फ्लोरिंग, यस। और क्या क्या काम होते हैं बिल्डिंग बनने में? रूफ, सर रूफ भी तो बनता है। हाँ बेटा, रूफ भी बनता है। सर वो 4 वॉल्स भी तो बनती हैं। अच्छा, क्या सर रूफ बनाने वाले लोग अलग होते हैं? हाँ। 4 वॉल्स बनाने वाले लोग अलग होते हैं? हाँ। रूफ कोई और डालता है तो 4 वॉल्स कोई और डालता है, पक्की बात है। करेक्ट बोल रहा हूँ ना? कभी घर का कंस्ट्रक्शन देखा हो तो मालूम होगा, राइट? पेंट कोई और करता है क्या? ये रूफ डालने वाला पेंट नहीं करता सर? नहीं, वो क्यों करेगा? टाइल्स फ्लोरिंग कोई और करता है सर, ये पेंटर नहीं कर देता? नहीं, नहीं करता। इसका मतलब यहाँ पे 4 लोग हैं। ठीक है, अब आपको नहीं लगता ये भी एक प्रोसेस है? ठीक है, कैन आई कंस्ट्रक्ट रूफ विदाउट कंस्ट्रक्टिंग द 4 वॉल्स? देयर इज एन एग्जीक्यूशन कॉन्स्ट्रेंट बिटवीन देम। जब तक 4 वॉल नहीं बनेगी तब तक रूफ नहीं बन सकता। देयर इज एन एग्जीक्यूशन कॉन्स्ट्रेंट। जब तक 4 वॉल नहीं बनेगी, पेंट किस पे करोगे? जमीन पे थोड़ी करोगे। ठीक है, जब तक रूफ नहीं लग जाता तब तक टाइल लगाने का मतलब नहीं है। पता पड़ा बारिश में टाइल ही धोए जा रहे हो, सब खराब हो गया। अरे हाँ है ना, 4 दीवारों बिना छत नहीं लग सकता, छत बिना टाइल नहीं लग सकती। टाइल लगे, टाइल से पहले पेंट करें या टाइल लगा के पेंट करें, ये भी सोचना पड़ेगा ना। टाइल से पहले पेंट कर लेना चाहिए 4 वॉल्स पे, फिर टाइल लगाना चाहिए। सो देयर आर एग्जीक्यूशन कॉन्स्ट्रेंट्स बिटवीन देम। जब तक ये नहीं होगा तब तक, हाँ, जब तक ये नहीं होगा तब तक ये नहीं होगा। ऐसा चाहता हूं ना मैं। जनरली आप तो ऐसा ही बोलोगे ना कि पहले भैया पहले पेंट कर देना, फिर क्या करना, फिर टाइल लगाना, जब थोड़ा सा बेटर रहेगा। थोड़ा थोड़ा पेंट बचा लेना, फिर हल्का सा टच ही करना रहेगा, इस तरह का कुछ। या फिर कोई बोलता है कि टाइल लगा देना, टाइल को लैमिनेट कर देना, ऐसा भी करते हैं ना लोग। ठीक है, तो टाइल को लैमिनेट कर देना, फिर पेंट कर देना, लैमिनेशन उतार देना। कोई लोग ऐसा भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे एग्जीक्यूशन कॉन्स्टेंट है या नहीं है? कुछ चीजें तो ऐसे है, कुछ चीजों में एग्जीक्यूशन कॉन्स्टेंट भी मैनेज नहीं हो सकता। तो उसने बोला बीपीएम लगाने से पहले ये देखना जरूरी है ना, पहले तो सेट ऑफ एक्टिविटीज की क्या क्या करना है, एक्सप्लिसिट रिप्रेजेंटेशन, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो ये मैंने 4 चीजें लिखी, तो ये क्या किया मैंने, एक्सप्लिसिट रिप्रेजेंटेशन। और जब मैं चेक कर रहा हूं कि बेटा तेरा कोई नाता है क्या, तो बोल रहा है हमारा जन्म जन्म का नाता है। तो बोले जन्म जन्म का नाता क्या है? बोले पहले मैं लगता हूं फिर ये होता है। तो देयर इज एन एग्जीक्यूशन कॉन्स्ट्रेंट। मतलब कल को रूफ बनाने वाले को देरी हो गई तो क्या टाइल वाले को फालतू में एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा? यस। सो देयर इज एन एग्जीक्यूशन कॉन्स्ट्रेंट, यस। ठीक है, और ये कॉन्स्ट्रेंट आइडेंटिफाई करने से बहुत फायदा होता है। कॉन्स्ट्रेंट और बॉटलनेक एक ही बात है। ठीक है, ये वर्ड से भी आप बहुत बार रूबरू हुए होंगे, लेकिन कभी क्लियर नहीं हुआ होगा। ठीक है, आज क्लियर कर दे रहा हूं। बॉटलनेक, बॉटलनेक बेटा क्या, देखना अभी बहुत डिटेल में जाएंगे हम लोग। बॉटलनेक, जैसे मैं थोड़ा सा के ड्राइंग में अच्छा नहीं हूं, ठीक है, तो ये बॉटल का लुक मेरा ऐसा लगेगा जैसे मान लो वोडका की कोई बॉटल हो। ठीक है, अच्छा ये क्या दिख रहा है बच्चों? बॉटलनेक। ठीक है, समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि कॉन्सेप्ट यहीं से उठाया है। अगर ये नेक ना होता और ये इतना बड़ा ढक्कन होता, इमेजिन कर पा रहे हो? तो पानी ज्यादा तेज बहता कि कम तेज बहता? ज्यादा तेज बहता ना। एक ही बार में ढक्कन उल्टा करता, बहुत सारा पानी गिर जाता। लेकिन ये नेक होने की वजह से क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो देयर इज अ कांस्टेंट नाउ, देयर इज अ कांस्टेंट व्हिच इज रिस्ट्रिक्टिंग इट। ये रिस्ट्रिक्शन को ही एग्जीक्यूशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, बॉटलनेक भी बोलते हैं। जब हम आईटी की बात करते हैं ना, या फिर किसी बिजनेस प्रोसेस की, तो कांस्टेंट पता है कौन होता है? जनरली ह्यूमन बीइंग। जहां भी ह्यूमन एलिमेंट आ गया ना, वही कांस्टेंट होगा। जैसे मान लो सिस्टम है, मान लो मेरे को अगर यहाँ पे सिस्टम में, मेरे कंप्यूटर में मुझे 1000 लोगों की एंट्री लिखनी है, तो ये तो नहीं थक रहा, ये तो बोल रहा है बेटा करते जा करते जा करते जा, तू जगता रहे मैं भी जग रहा हूँ, बस चार्ज कर देना मेरे को। ठीक है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, ठीक है,
तो इसका मतलब जितने लोग यहाँ पे कम किए जाए उतना अच्छा ना। तो आजकल अमेजोन वाले क्या बोलते हैं, अमेजोन वाले सोचते हैं कि यार फालतू में लोग फीडिंग करेंगे, फालतू में, मतलब अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को मेरे को फोन करके ऑर्डर देना और वो फीड करता तो बहुत गलतियां हो सकती थी, लेकिन वो क्या बोलता है, कस्टमर फीड कर देगा और वो फीड ऑटोमेटिकली उठा लेगा कंप्यूटर उनका। मतलब वहां पे किसी को लिखने की जरूरत नहीं है ना, तो एग्जीक्यूशन कांस्टेंट खत्म, क्योंकि जिस कस्टमर को जब ऑर्डर करना है उसी टाइम लिखा और उसी टाइम वो ऑर्डर ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो गया। तो बीपीएम के बाद उन्होंने क्या किया, बीपीए, बीपीएम के बाद अगला स्टेज क्या है, बीपीए। वो भी सब जगह नहीं लगता, वो भी ऐसी जगहों पे लगता है जहां पे कॉन्स्ट्रेंट आ रहा हो। कॉन्स्ट्रेंट अगर ज्यादा आ रहा है तो हम उस कॉन्स्ट्रेंट को हटाना चाहते हैं कि फालतू में हटे तो प्रोसेस तेज हो, क्योंकि यहाँ पे सारा काम किसकी वजह से अटक रहा है, उस ह्यूमन बीइंग की वजह से जो थक गया है या कुछ गड़बड़ कर रहा है या उसकी गलती होने के चांसेस हैं, वो धीरे पड़ रहा है, मशीन तो तेज भाग रही है। अरे हाँ या ना, क्लियर हुई बात? देखो दो लाइन में कितना मतलब होता है। एक बार छोटे छोटे मतलब क्लियर हो गए ना तो पूरा लिंक बैठ जाएगा कि चैप्टर ऐसे कैसे करते हैं। क्लियर हुई बात? एग्जाम में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन मैंने सोचा कि आएगा, लेकिन आया नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आए, ठीक है। और हम तो प्रिपेयर करेंगे इसलिए कि हमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन भी आने चाहिए। जनरली 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन थोड़े टफ पड़ते हैं, कंपल्सरी क्वेश्चन, राइट। लेकिन क्या आपको ये समझ में आया? सबसे पहले तो एक्सप्लिसिटली स्टेट कर दो कि इसमें क्या क्या होगा और कौन सी एक्टिविटीज इंटर रिलेटेड है, फिर देखो कि इनके बीच का एग्जीक्यूशन कॉन्स्ट्रेंट क्या है, ठीक है। तब ऑटोमेटिकली जब मुझे पता है कि टाइल का काम बिना रूफिंग नहीं होगा, तो मैं रूफिंग को बोलूंगा कि टाइल के लिए एग्जीक्यूशन कॉन्स्टेंट कौन है, रूफ। तो अगर रूफ पे मेरा काम अगर धीरे चल रहा है तो मुझे पता है टाइल पे भी एक्स्ट्रा पैसा लगने वाला है, तो मैं रूफ पे पहले ही किसी और मजदूर को और नियुक्त कर दूंगा। और अगर ऑटोमेशन की बात करूं तो मैं रूफ में सोचूंगा कि ऑटोमेशन होगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि टाइल्स लगाना आसान रहेगा, हाँ या ना। क्योंकि हमें क्लियर कट पता होगा। ऑटोमेशन में तो आपको पता होता है ना कि इतने सेकंड्स, इतने माइक्रो सेकंड्स में काम होता है या इतने पर्टिकुलर टाइम में मशीन इतना काम करती है, तो मालूम होता है। तो मालूम होना ही तो सबसे अच्छी बात है। मालूम होना मतलब जीरो कॉन्स्टेंट, मालूम नहीं होना ही तो कॉन्स्टेंट है। मजदूर बीमार पड़ गया, नहीं मालूम था, कॉन्स्टेंट हो गया ना। यस, क्लियर हुई बात? कॉन्स्टेंट और बॉटलनेक का बच्चों एक ही मतलब है, ये बस ध्यान रखना, ओके। जब मैं इस बोतल की बात करता हूँ तो यहाँ पे बॉटलनेक होना जरूरी है, लेकिन रियल लाइफ में बिजनेस के प्रोसेस में ये बॉटलनेक रिक्वायर्ड नहीं होते। हम नहीं चाहते ऐसे बॉटलनेक हो, हम तो चाहते हैं फ्लो भयंकर हो, ताबड़तोड़, रुके ही ना, एकदम फटाफट काम होता है। करेक्ट बोल रहा है, नहीं बोल रहा? सही है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? अच्छा, अब आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, वंस बिजनेस प्रोसेस आर डिफाइंड, जो मैं अंडरलाइन नहीं करा रहा आपने नहीं करना, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। पढ़ना उतना ही जितना मैं अंडरलाइन करवा रहा हूँ, ठीक है, बाकी यू कैन इग्नोर। ओके, वंस बिजनेस प्रोसेस आर डिफाइंड दे कैन बी सब्जेक्ट टू एनालिसिस, इंप्रूवमेंट एंड इनेक्टमेंट। तो अब इस पे जैसे ही आपको पता चल गया कि बिजनेस प्रोसेस क्या है, अभी जो 2 स्टेप्स ही उससे आपका पर्टिकुलर डेफिनेशन ही तो है। यहाँ पे बीपीएम का जो 2 बेसिस हमने लगाया, यहाँ पे आपको पता चल गया ना कि क्या चीज कब होगी और कैसे होगी और किस पे डिपेंडेंट है। तो डिफाइन हो गया ना पूरा प्रोसेस कि भैया ये मतलब कस्टमर ऑर्डर दिए बिना बिलिंग कैसे होगा। अमेजोन की बात करूं अगर, तो कस्टमर ऑर्डर लिए बिना बिलिंग कैसे होगा? तो बोलेगा अरे पागल, बिलिंग कैसे कर रहे हैं हवा में ही, सही बात है ना। डिलीवरी कैसे होगा? डिलीवरी पे निकाल कर किसको भेजना है पता ही नहीं, ऐसे थोड़ी होगा। कस्टमर ऑर्डर बिना डिलीवरी तो नहीं हो सकता। इसका मतलब देयर इज अ डिपेंडेंसी ऑन द प्रोसेस की स्टार्टिंग जहां से है वही नहीं है तो पीछे तो क्या, तो स्टार्टिंग में कांस्टेंट आ रहा है तो बाकी काम भी तो रुक रहे हैं। यस, अगर हमारा कस्टमर ऑर्डर का ट्रैकिंग और रिकॉर्डिंग स्लो है तो काम और भी तो रुक रहे हैं, सही बात है ना। आज मैंने, देखो मैं आपको बताता हूँ, मैंने कुछ आइटम ऑर्डर किया, ठीक है, दिखाना चाहता हूँ कैसे वर्क करता है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट बीपीए। ये मेरे पास अमेजोन का ये अमेजोन है, ठीक है, दिख रहा है, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। तो अभी मैं, मेरे ऑर्डर्स होंगे इसमें, ठीक है, योर ऑर्डर्स, क्योंकि मैंने आज भी कुछ ऑर्डर दिया, कुछ मेरे विश लिस्ट में भी पड़ा है, ठीक है। अच्छा, मेरे ऐड टू कार्ट भी हो रखा है कुछ ना कुछ। योर ऑर्डर अराइविंग ट्यूसडे, एक चप्पल मंगाया मैंने, ठीक है, घर पे पहनने के लिए, ये मेरी इच्छा थी, ठीक है। तो अब देखो ना इसमें कितनी सारी चीजें देख रहे हैं, ट्रैक पैकेज, रिटर्न और रिप्लेस आइटम, बाय इट अगेन, वी ऑर्डर डिटेल। कुछ दिन पहले मेरे को डिलीवर हुआ था क्या, सैमसंग की ओरिजिनल बैटरी। मेरे फोन की बैटरी खराब हो गई थी, दिख रहा है सैमसंग, ठीक है, हाँ, तो ये खराब हो गई थी। तो देखो ना कितना जबरदस्त रिकॉर्ड है। और ये कैसे हो रहा है, जैसे ही मैं ऑर्डर दे रहा हूँ ऑटोमेटिक कैच हो रहा है, ऑटोमेटिक आ रहा है। अब देखो इनकी ऑटोमेशन की वजह से इनका प्रोसेस कितना फास्ट है, ठीक है। ये आज मैंने ऑर्डर दिया था थोड़े टाइम पहले, मतलब जब मैं यहाँ पढ़ाने आया था उससे पहले, ठीक है। अब मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, ये मैसेजेस है कुछ, ठीक है। तो मैसेजेस में अमेजोन का भी मैसेज रहा होगा मुझे, ठीक है।
ओके, योर पैकेज विद नाइकी मेंस मैतीरा थोंग फोर्ट, पता नहीं क्या जो भी चप्पल का नाम होगा वही होगा, विल रीच यू बाय 27 जून। मतलब आज इन्होंने पैक भी कर दिया, कंफर्म्ड ऑर्डर, ठीक है, सक्सेसफुली प्लेस्ड, विल रीच यू बाय दिस। सब ऑटोमेटिक सेल्फ जनरेटेड मैसेजेस हैं ये, करेक्ट ना? ठीक है, इसका मतलब इन लोगों ने क्या करा है, इनके एग्जीक्यूशन कांस्टेंट इनको मालूम तो चले, फिर इन्होंने ऑटोमेशन बीपीएम तो कर ही रहे थे, जैसे ही प्रोसेस मैनेज किया इनको लगा कि अब तो बेस्ट क्या है, इसमें ऑटोमेट ही कर दो। तो बीपीएम का एक छोटा सा हिस्सा क्या है, बीपीए, जो आपको प्रोसेस ऐसे लगते हैं कि यार नहीं यहाँ पे एग्जीक्यूशन कांस्टेंट मैनेज ही नहीं हो रहा हमारे मेन एफर्ट से भी, हमारे पॉलिसी के एफर्ट से भी, वहां पे आप क्या लगाना स्टार्ट करते हो, बीपीए, बोले हटाओ सॉफ्टवेयर लाओ, लोगों को हटाओ सॉफ्टवेयर लाओ, ठीक है। तो बीपीएम करते करते बीपीएम का एक छोटा आउटकम कभी कभी क्या निकल जाता है, बीपीए, क्योंकि हमको पता चलता है कि यार अब कुछ नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा। क्लियर है ना? हाँ, अब देखना फाइन। अच्छा, यहाँ पे कुछ बीपीएमएस के बारे में लिखा हुआ है, बट इट इज नॉट नेसेसरी फॉर अस, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा इग्नोर कर रहा हूँ। यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर बीपीएम, मतलब बीपीएम करने के साथ में अगर बीपीएम प्लस टेक्नोलॉजी करूंगा तो मैं एसेंशियली मूव क्या कर रहा हूँ, बीपीए की ओर ही कर रहा हूँ ना, करेक्ट। ये बोल रहे हैं टेक्नोलॉजी फॉर बीपीएम, लेकिन ये करेक्ट वर्ड बीपीए को पिक नहीं कर रहा है, ये बोल रहे हैं टेक्नोलॉजी साइड में लेके चल रहे हैं, बल्कि आप समझो थोड़ा टेक्नोलॉजी का यूजफुलनेस है। बीपीए के बारे में चर्चा नहीं कर रहा है, अभी आपको उस कॉन्सेप्ट तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये बोल रहे हैं द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर बीपीएम आर, नंबर 1 द इफेक्टिवनेस गेन्स, इफेक्टिवनेस बढ़ गई ना। अरे टेक्नोलॉजी गलत तो हमेशा गलत, सही तो हमेशा सही, इंसान सही आज सही कल नहीं पता नहीं, इंसान गलत आज गलत कल गलत कि नहीं गलत पता नहीं, ठीक है। लेकिन इफेक्टिव काम करने का तरीका टेक्नोलॉजी से रिलेट कर सकते हो, यस। तो इफेक्टिवनेस गेन होगा या नहीं होगा? होगा। द इफेक्टिवनेस गेन्स फॉर एंटरप्राइजेस थ्रू द ऑटोमेटेड कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज, हमने थोड़ी कोऑर्डिनेट किया है, अपने आप मेरा ऑर्डर उसका डिलीवरी अपने आप अमेज़न ने देख लिया, टेक्नोलॉजी था ना। बीपीएम तो कर ही रहे, साथ में क्या है, टेक्नोलॉजी, तो ऑटोमेटिक कोऑर्डिनेशन उन्होंने सेट किया, मेरे को क्या करना पड़ा, क्या वहाँ पे मैनेजमेंट को ऑर्डर अपना आप प्लेस हुआ होगा, अपना आप क्वांटिटी ट्रेस आउट हुआ होगा कि ये है या नहीं है, ये भी तो देखते हैं ना, रियल टाइम बताते हैं ना। मैं सर्च करता हूँ, वहाँ पे डेटाबेस रियल टाइम पिक होता है, अमेज़न का जो डेटाबेस में जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर कट आता है कि हाँ ये कलर और ये साइज अवेलेबल है, बाकी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो सब इसका मतलब सब क्या है, ऑटोमेटिक है ना, ऑटोमेटिक ट्रेसिंग है सारा, ठीक है। उसके बाद डिसाइड भी हो जाता है कि ये इंसान डिलीवरी देना अलाउ करता है, मतलब उसने पहले ही वेंडर को बोल रखा है कि आप बता दो आप कहाँ डिलीवरी दोगे, और उसने लिस्ट कर रखा है कि मैं इन एरियाज में डिलीवरी दे दूंगा। जैसे ही आपका उसका मैच हुआ, ऑटोमेटिक उस वेंडर को नोटिस चला गया कि भैया डिलीवर कर दे, वहां से आइटम तेरे पास पड़ा है ना, इसको भेज दे, करेक्ट। या हमारा आदमी आ रहा है पैकेज कलेक्ट करने, आप दे देना, दैट्स इट, इतना सा बात। मतलब सोचो ना कितना टिपिकल टास्क आपके तो एक फिंगर क्लिक पे हो रहा है, तो बहुत टिपिकल टास्क है। अगर आपको खुद को मैनेज करना पड़े ना तो दिन रात तो नानी मौसी दादा सब याद आ जाए, करेक्ट बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा, मानते हैं नहीं मानते इस बात, हाँ। तो इसका मतलब ये टेक्नोलॉजी है तो इफेक्टिव ना। अभी यहाँ पे गलती हो सकती है क्या कि अमेज़न से ऑर्डर ही गलत प्लेस हो गया अपने आप ही, या तो होगा तो सारे उस दिन के ऑर्डर गलत हो जाएंगे, ऐसा ही होगा, ठीक है। और सही हो रहा है तो सारा सही होता है, करेक्ट है ना। कस्टमर ऑर्डर गलत लिख सकते हैं, हाँ, क्योंकि वहां पे ह्यूमन एलिमेंट इन्वॉल्व है, कस्टमर तो पागल है ना। काश ऐसा भी कुछ होता जो कस्टमर के दिमाग से ऑटोमेटिकली उठा लेता कि तेरे को क्या चाहिए, ठीक है। इतना एडवांस नहीं हो पाए, बस बात ये, करेक्ट। किसी दिन ये भी होगा, ठीक है। आगे समझ में आई बात। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टास्क्स टू प्रोसेस पार्टिसिपेंट्स एंड द अमलगमेशन ऑफ एप्लीकेशंस, ठीक है। ये थोड़ा सा टिपिकल है, समझना। एक बार इसको मैं अवॉइड कर रहा हूँ, वापस आऊंगा इस पे, दैट डज नॉट मीन कि मैं वापस नहीं आऊंगा और समझाऊंगा नहीं। क्रिएशन ऑफ बेसिक ऑपरेशनल वैल्यू प्रपोजिशन विच इज द एबिलिटी टू प्रोसेस मोर विद लेस एफर्ट एंड हायर क्वालिटी, ठीक है। असली बात यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, ऑपरेशनल वैल्यू प्रपोजिशन मतलब ऑपरेशन से जो वैल्यू जनरेट हो रही है ना वो आपकी ट्रिमेंडसली इंक्रीज होगी, ठीक है। पहले आपके ऑपरेशन पे वैल्यू इतनी जनरेट नहीं हो सकती थी, रीजन नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं था तो ऑटोमेटिकली चीजें मैनेज नहीं होती थी, ठीक है। तो एफर्ट बहुत ज्यादा है, एफर्ट और मेहनत बहुत ज्यादा है और काम क्या हो रहा है, कम, ठीक है। लेकिन जैसे ही ऑटोमेशन है, एफर्ट क्या है, कम और काम शानदार ज्यादा। मतलब एटीएम जो है बेटा, एटीएम, ठीक है, एटीएम इसका क्लासिक एग्जांपल है ऑटोमेशन का। बैंकिंग के अंदर ऑटोमेशन का सबसे क्लासिक एग्जांपल क्या है, एटीएम। तो एटीएम तो बेटा 24 घंटे 7 दिन चलता है ना, वो किसी से भीख थोड़ी मांग रहा है, हाँ, 24/7 चल रहा है ना एटीएम। तो एटीएम निर्भर है क्या किसी पे,
नहीं। तो इसका मतलब मुझे आज कस्टमर, एज ए कस्टमर मुझे पैसा चाहिए और मेरे को दिख रहा है मेरे घर के सामने एटीएम है, तो मेरे को तो बहुत बड़ा रिलीफ है, हाँ या ना? यस। जबकि बैंक का स्टाफ तो ये नहीं कर सकता ना आपके लिए, ठीक है? तो वैल्यू प्रोपोजिशन हुआ है ना, ऑपरेशन एबिलिटी टू प्रोसेस मोर विद लेस एफर्ट। एफर्ट क्या एटीएम मशीन लगाने में? कोई एफर्ट नहीं है ना, वो तो मशीन पैसा भी सोच समझ के देती है, कैशियर से तो गलती भी हो सकती है, उसमें तो काउंटेड नोट्स ही आते हैं। एटीएम से किसी ने अब किससे सुनेगा कि मेरे को हर सप्ताह ऐसा होता है कि 2-3 हज़ार रुपए का फायदा हो जाता है एटीएम से नोट निकालने में, ऐसे किससे तो नहीं सुने ना, नहीं सुने ना? अरे सुनते हो क्या? ऐसा हो तो फिर मैं एटीएम में रोज ही मैं तो भगवान के पहले भोग चढ़ा के जाऊं कि आज कुछ निकल जाए, सही बात है ना? नहीं होता है ऐसा। तो इसका मतलब ऑपरेशनल वैल्यू भी कहाँ, टेक्नोलॉजी के साथ जब बीपीएम इंटीग्रेट होता है तो टेक्नोलॉजी की वजह से बेसिक ऑपरेशनल वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ती है। क्लियर हो गया? एबिलिटी टू प्रोसेस मोर विद लेस एफर्ट। नाउ व्हाट इज दिस? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टास्क टू प्रोसेस पार्टिसिपेंट्स एंड द अमलगमेशन ऑफ एप्लीकेंट्स, ठीक है, एप्लीकेशंस, ठीक है? समझते हैं हम थोड़ा सा क्या होता है, देखना बेटा। चलो अब क्योंकि एटीएम की बात की है तो क्यों ना एटीएम से ही चर्चा करें, ठीक है? अब एटीएम, ये समझो आपका एटीएम मशीन है और यहाँ पे वो बोल रहा है व्हाट डू यू वांट टू डू वाला जो ऑपरेशन है। आप यहाँ खड़े हो, चेहरा थोड़ा बड़ा बन गया, चलेगा, ठीक है? और आप चेक कर रहे हो कि ये मेरे को इस्तेमाल करना है। आपने यहाँ पे कार्ड इंसर्ट किया, यहाँ पे कार्ड इंसर्ट और कार्ड निकाल लिया, एटीएम चालू, ठीक है? ऐसा ही होता है, ठीक है? और फिर यहाँ पे बहुत सारे बटन्स होते हैं, या तो बटन से चलता है या टच स्क्रीन से चलता है, 2 ऑप्शन होते हैं और चलना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे आपसे कौन इंटरेक्ट कर रहा है? सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर आपको बहुत सारे कारनामे करने को दे रहे हैं, सोचना बहुत ध्यान से क्या क्या कारनामे करने को दे रहा है। सर सॉफ्टवेयर ऐसा भी बोल रहा है कि मैं चाहूँ तो पिन चेंज कर सकता हूँ, ठीक है? सर सॉफ्टवेयर ऐसा भी करता है, वो बोलता है कि विड्रॉ करना है क्या, ठीक है? सॉफ्टवेयर ऐसा भी करता है कि कोई सेवा और एक्स्ट्रा सर्विसेज चाहिए हो, जो भी बैंक के हिसाब से वो लेना हो तो, ठीक है? ये सारा काम करता है एटीएम, ठीक है? अब जैसे ही मैं बोलता हूँ चेंज पिन, तो चेंज पिन करने का प्लेटफॉर्म एकदम अलग है, ठीक है? और वो अलग ही सर्वर से जाके कनेक्ट कर रहा है मुझे, करेक्ट बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा? जिस भी मेरा, और अच्छा ये भी बताता हूँ, जैसे मान लो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा पे हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम पे हूँ, ठीक है? और मेरा एक्सिस बैंक का अकाउंट है, तो भी क्या मैं एक्सिस बैंक का कार्ड इसमें यूज कर सकता हूँ? कर सकते हैं ना? इसका मतलब सर ये कितनी बड़ी बात है, सोचो ना, बैंक ऑफ बड़ौदा का सॉफ्टवेयर एक्सिस बैंक के मेरे अकाउंट को एक्सेस करता है, वहां से चेक करता है कि मेरे पास फंड्स है या नहीं है, फिर मुझसे पूछता है कि कौन सी डिनोमिनेशन में नोट चाहिए, भाई साहब पूछता है ना, ठीक है? उसके बाद मैं सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद जब मैं विड्रॉ करता हूँ तो मेरे पास आता है, और साथ के साथ मेरे एक्सिस बैंक के बैंक अकाउंट वाले जो सर्विस है, कस्टमर सर्विस, उससे मैसेज आता है कि तुम्हारे अकाउंट से इतना पैसा निकाला गया। मतलब इसका इंटीग्रेशन देखो ना, आपके लिए क्या है, एक सिंगल एप्लीकेशन, लेकिन पीछे क्या हो रहा है, जबरदस्त काम है नहीं है? मतलब एक्सिस बैंक का डेटाबेस हाथ के हाथ एक्सेस करा है एटीएम ने, ठीक है? ये कोर बैंकिंग प्रोसेस है, आप चैप्टर 4 में पढ़ेंगे इसको, कोर बैंकिंग प्रोसेस, ठीक है? ये मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा, लेकिन आज मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्यों समझा रहा हूँ, आपको समझ में आया कि हाँ यार क्या जबरदस्त, मतलब इसका मतलब इसने क्या कर रखा है, इसके अंदर तो बहुत सारे फंक्शंस हो रहे हैं, लेकिन आपको दिख रहे कैसे हैं, एक सिंगल एप्लीकेशन के थ्रू। तो इसने बहुत सारे फंक्शंस को क्या कर रखा है, अमलगमेट, और जब जिसका टास्क आता है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, फिर वहां से वो वाली चीज उसको प्रोसेस करती है, वो हमारे पास वापस आता है और ये उसको मिक्स कर देता है। कल को HDFC का कार्ड में तुरंत ही इसके बाद लगाऊं, एक्सिस बैंक के कार्ड के बाद, तो HDFC को भेजेगा ये सेम रिक्वेस्ट, दैट मींस द टास्क इज डिफरेंट नाउ। लेकिन हमको कैसा दिख रहा है, एक जैसा। आपको तो एक एटीएम मशीन पे इतना कॉम्प्लिकेशन समझ में नहीं आया ना आज से पहले, जब तक मैंने डिस्कस नहीं किया। अरे हाँ है ना, ठीक है? और पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया कैसे चलता होगा यार, मतलब सोचो ना कितना जबरदस्त सेंट्रलाइज डेटाबेस से काम करना पड़ता होगा इनको, मानते हो नहीं मानते? मतलब इतना जबरदस्त वर्किंग कि यार एटीएम का आधा हिस्सा तो मेरे पास यहाँ पे चल रहा है, और फिर वो मेरे बैंक अकाउंट से मेरा कार्ड ना होते हुए पहले तो उसको रीड कर पा रहा है, फिर वहां से चल रहा है, और उधर से एक्सेस होने के बाद मैं अपने वाले कार्ड का, अपने वाले बैंक का बिना मेरे एटीएम के हुए पिन भी चेंज कर पा रहा हूँ। क्या फंक्शनिंग होगी? लगता आसान है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे सोचो तो पता चलता है कि यार इनने तो क्या दिमाग लगा के यार ये चीज़ बॉस क्या बनाया होगा यार, ये कि उपकरण इतनी छोटी सी चीज़ तो नहीं है, हाँ है ना? यस।
ठीक है, आपका जो ये कॉन्टेक्ट सेविंग है बेटा, जैसे मेरे पास बहुत सारे इसमें कॉन्टेक्ट सेव्ड है, ठीक है, शक्ल पे मत जाना, हाँ ठीक है। अब जैसे ये तो ये जैसे ये कॉन्टेक्ट ही कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट ही कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट ही कॉन्टेक्ट, ये भी क्या है, टेक्नोलॉजी बिना पॉसिबल था क्या इतने कॉन्टेक्ट याद रखने में, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑटोमेशन लेके आ रहा है, कौन लेके आ रहा है, टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो बीपीएम प्लस टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज लीडिंग टू व्हाट, ऑटोमेशन। बट अभी बता नहीं रहे हो, बोल रहे टेक्नोलॉजी के फायदे क्या है, पहले ये तो समझो, बीपीएम के साथ में टेक्नोलॉजी मर्ज करोगे तो बीपीए के कॉन्सेप्ट को तो बाद में समझना, फिर समझना कि एप्लीकेशंस कैसे लग सकते हैं, सॉफ्टवेयर पोर्शन कैसे ऑटोमेशन करता है। यहाँ पे ऑटोमेशन करने का रीजन क्या है, सॉफ्टवेयर की पॉसिबिलिटी, ऐसा सॉफ्टवेयर जो सब कुछ कनेक्ट कर सकता हो, ये सारी इंफॉर्मेशन लेके आ सकता हो। बैंक के अंदर इंफॉर्मेशन ही तो है, पैसा एक्चुअल में है क्या, आपका पैसा, आपके नोट, उसने आपके नंबर का नोट गिन के रख रखा है क्या वहीं पे कि कस्टमर जब आएगा उस दिन दूंगा, नहीं, वो फंड्स आर गेटिंग यूज्ड, सो इट इज कंप्लीटली वर्किंग ऑन व्हाट, इंफॉर्मेशन इन द अवेलेबल बैलेंस, दैट्स इट। तो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ही तो फास्ट करना था, किससे कर दिया, सॉफ्टवेयर से कर दिया, रियल टाइम ऑनलाइन, पता भी नहीं, मतलब तुमको पता भी नहीं चलता है कहां से कहां कनेक्ट हुआ ये। अब मैं आपको और बताऊं, और आश्चर्यजनक बात, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस एक्सिस बैंक का आपको मिला बैंगलोर में, बहुत बढ़िया। जो सर बैंगलोर जाके आ जाता है मैसेज, जी हाँ, आपके एटीएम यहां से कनेक्ट किया, रियल टाइम कहां पहुंचा, बैंगलोर, वहां से उठा के डेटा लाया, क्या बात है सर, ये है टेक्नोलॉजी। इससे बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट करोगे तो आपको नहीं लगता कि क्या मैनेजमेंट होगा सर, मतलब इसलिए बोल रहे हैं कि बीपीएम के साथ टेक्नोलॉजी को जोड़ना है। टेक्नोलॉजी इज नॉट जस्ट अबाउट व्हाट कंप्यूटर्स, इट इज मोर देन दैट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज जस्ट नॉट कंप्यूटर्स, इट इज मोर देन दैट। टेलीकम्युनिकेशन, सब कुछ, वायरिंग वगैरह सब, ठीक है, टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। उसने बोला टेक्नोलॉजी जोड़ रहा है, जब सीधे सीधे सॉफ्टवेयर पोर्शन पे बात करेगा तब हम बोलेंगे बीपीए। क्लियर हुई बात? तो अभी तो समझा रहा है कि आईटी और बीपीएम का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बीपीएम का क्या लेना देना है, बल्कि केवल इसने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी ना यूज करके केवल वर्ड क्या यूज किया, टेक्नोलॉजी। अभी जो सेकंड पॉइंट दिखा है वो देखो ना फटाफट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टास्क टू प्रोसेस पार्टिसिपेंट। इस प्रोसेस के अंदर बहुत सारे पार्टिसिपेंट है ना एक बड़े प्रोसेस के अंदर, एंड अमलगमेशन ऑफ एप्लीकेशंस। एक साथ मेरे को तो एक ही स्क्रीन पे एक साथ ही दिख रहे हैं सारे ऑप्शंस, जबकि सारे वर्किंग तो अलग अलग है। अच्छा सर ऐसा और समझाओ ना, और समझाने का मन तो मैं तो और समझा दूंगा, मेरे को क्या दिक्कत है, लो देखो, ठीक है। टैली, टैली के बारे में तो सुना होगा सबने, ठीक है। अब टैली बेटा, टैली क्या क्या फंक्शन करता है, जैसे मान लो मेरे पास एमएस वर्ड होता तो मैं क्या करता, क्या एमएस वर्ड में जर्नल एंट्री लिखा जा सकता है, हाँ लिख सकते हैं सर एमएस वर्ड में। एक्सेल में सर कैलकुलेशंस हो सकते हैं, तो क्योंकि जर्नल लिखना और नरेशन लिखना मेरे लिए एक्सेल में उतना कन्वीनियंट नहीं रहेगा, तो मैं कैलकुलेशन के लिए हो सकता है एक्सेल चला लूं, बैलेंस शीट वगैरह के कैलकुलेशंस के लिए, और हो सकता है एमएस वर्ड में मैं जर्नल लिख दूं, हो सकता है ना। हो सकता है कैलकुलेटर एप्लीकेशन यूज करूं और कैलकुलेशन करने के लिए। अब ये सब क्या है, अलग अलग एप्लीकेशंस, और अगर इस तरह से जर्नल बनाना पड़ता तो ऐसी की तैसी हो जाती कंप्यूटर्स के ऊपर। यस, लेकिन टैली नाम का एक ही सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये फीचर भी देता है, ये सब भी देता है और ये सब भी देता है एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर। तो कस्टमर को क्या लगता है जो इसका इस्तेमाल करता है एक ही है, लेकिन उसके अंदर बहुत छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। टैली के अंदर क्या है, बहुत छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं, हर मॉड्यूल में अपना अपना कुछ काम दे रखा है। कुछ टैली का हिस्सा एमएस वर्ड जैसा काम करता है, मतलब टेक्स्ट समझता है, लिखता है और आपको मदद करता है। कुछ चीजें एक्सेल जैसा काम करती है, कुछ प्री फॉर्मूला सेट है ना, अगर डेबिट लिख दिया तो आपको क्रेडिट में फिर वैल्यू ऊपर नीचे लिखने देता है क्या, अलाउ करता है क्या टैली, नहीं करता। मतलब जैसे मान लो मैंने एक अमाउंट लिखा, मैंने ऐसे लिखा राम डेबिट 5000 और लिखा टू कैश, तो टैली ऑटोमेटिकली 5000 इसमें फीड कर देगा, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल मुझे ऐसा ना लिखना हो टू डिस्काउंट रिसीव्ड, तो अगर मैंने यहाँ पे कम कुछ अमाउंट लिखा तो वो ऑटोमेटिक बोलेगा कि टू में अब और भी कुछ लिखना पड़ेगा वरना एंट्री नहीं लूंगा। तो लॉजिक का काम भी कर रहे हैं ना, एक्सेल जनरली परफॉर्म्स व्हाट, लॉजिक फंक्शंस। एक्सेल को इसके लिए यूज करते हो ना, तो इसका मतलब आपको नहीं लग रहा कि बहुत सारे एप्स का समावेश है टैली, बहुत सारे फीचर्स उठाए उसने अलग अलग ऑफिस के सिस्टम्स के, और उसको लगा कि अब टैली जैसी चीज बनाएंगे तो अकाउंटिंग आसान कर सकते हैं, हाँ या ना। इसका मतलब टैली के अंदर भी सर पीछे ये सारे ऐसे ऐसे काम भी हो रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि पीछे वर्ड चल रहा है, ये नहीं बोल रहा। क्या वर्ड जैसा काम हो रहा है, हाँ हो रहा है। क्या एक्सेल जैसे लॉजिक्स लग रहे हैं, हाँ लग रहे हैं। क्या कैलकुलेटर जैसे कैलकुलेशंस हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं, ये बोलना चाहता हूं, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी क्या दिख रहा है, यूजर के लिए क्या है, सिंगल एप्लीकेशन, अमलगमेशन ऑफ एप्लीकेशन, अमलगमेशन ऑफ 1 2 3 एप्लीकेशंस। बट पीछे तो जबरदस्त त्राही मची रही है ना, अगर एक्चुअल में सॉफ्टवेयर के लॉजिक के अंदर जाके देखो तो यही लॉजिक दिखाना चाहते हैं आप। ये अभी आगे जाके मैं क्या पढ़ाऊंगा, फ्लो चार्ट वगैरह वो लॉजिक ही तो दिखाते हैं। यूजर को क्या दिखता है, यूजर को तो इनपुट का डेटा दिखता है और एंड रिजल्ट दिखता है, बीच का प्रोसेस तो दिखता ही नहीं है। वो बीच का प्रोसेस समझाने के लिए इतनी मेहनत है,
लेकिन लोग रिलेट ही तो नहीं कर पा रहे कोर्स को। अरे सर आगे पता नहीं क्या है, बीच में फ्लो चार्ट आता है वो आसान है, या किसी को लगता है आगे पीछे का तो फ्लो चार्ट की ऐसे की तैसे ये चैप्टर ही छोड़ दो, ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्लियर हुई? लेट हो रहा है ना कोर्स, कहां से स्टार्ट किए थे, क्यों फंक्शन से प्रोसेस, क्यों प्रोसेस से क्यों बीपीएम, बीपीएम में टेक्नोलॉजी क्यों, और अब क्या फायदे हो रहे हैं। पोएट्री थ्योरी बनी, फिर तो समझ में आएगा कि प्रैक्टिकल पोर्शन पढ़ क्यों रहे हो, तब समझ में आएगा ना। जब मैं फ्लो चार्ट और ये सब पढ़ाऊंगा तो उसके एडवांटेजेस लिमिटेशन प्रैक्टिकल में ही समझा दूंगा। देखो यहाँ ऐसे हो रहा है, आपको दिख रहा था या नहीं दिख रहा था? करेक्ट हुई बात? पक्का? आज के लिए मैं इसको डिस्कशन को यहीं एंड करूंगा, ठीक है। ये मत समझना कि आज कम पढ़े पेजेस दैट मीन्स कि नॉलेज कम गेन हुई है, ठीक है। एक बार बेस क्लियर होता है ना तो 15 पेज भी उड़ सकते हैं फटाफट, लेकिन अगर बेस कच्चा है तो पीछे की चीजें भी खराब। तो फर्स्ट चैप्टर में से आपका बहुत बेस बनेगा, उसकी वजह से आपको आगे की चीजें पढ़ने में आसानी रहेगी, ठीक है। ओके, तो मुझे लगता है कि आज हमने 41 मिनट्स दिए। कल से मैं चाहूंगा कि आप डॉट 7 बजे हम स्टार्ट करें और डॉट 8 बजे खत्म करें, जिसकी वजह से 1 घंटा पूरा हमें मिले, ठीक है। अदरवाइज देखो 20 मिनट्स का लॉस इज अ बिग लॉस, ठीक है, क्योंकि एक टाइम के बियॉन्ड मैं भी टाइम आपको